एंड वेलकम बैक। आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन क्लॉज एंड फ्रेज। इंग्लिश लैंग्वेज की कॉम्प्रिहेंशन को बेहतर बनाने के लिए, समझ को तंदुरुस्त बनाने के लिए ये दोनों टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। इनसे सेंटेंसेस थोड़े बड़े होते हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड बनाए जा सकते हैं, कॉम्पैक्ट बनाए जा सकते हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव भी साउंड करते हैं इनसे बने हुए सेंटेंसेस। तो आज की इस क्लास में जो हमारा टास्क होगा वो क्लॉज और फ्रेज के अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करना होगा। हम कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में इनके सारे कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन कर लिया जाए, एक और क्लास बनाई जाए जिसमें इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के आइडेंटिफिकेशन को किया जाए। ठीक है, तो चले समय को बर्बाद न करते हुए आगे बढ़ा जाए। लेकिन सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू इट। कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी। आफ्टर ऑल आपके जो कमेंट्स हैं उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आगे और क्या करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्लॉज क्या होता है। लेकिन क्लॉज के पहले ना एक काम करते हैं, फ्रेज ही पढ़ लेते हैं, छोटा पड़ेगा ना ये थोड़ा सा। फ्रेज फ्रेज की अगर बात करें तो फ्रेज होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह। लेकिन क्या बताया, जो हैविंग सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। मतलब वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जिसका सेंस तो हो लेकिन कंप्लीट सेंस ना हो, उसी को कहा जाएगा फ्रेज। जैसे एक दूसरा एग्जांपल पहले लिखता हूं मैं। जैसे मान लेते हैं कि आपने लिख दिया मैन, मैन, इसे आप लोग बोलेंगे वर्ड, इसे फ्रेज नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? वर्ड। वुमन वर्ड, बॉय वर्ड, रेन वर्ड, इन वर्ड, अ वर्ड। वर्ड मतलब एक शब्द हो गया, वो उनके पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला कि फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। अब एक वर्ड है तो ग्रुप ऑफ वर्ड तो हुआ नहीं, लेकिन एक अरेंजमेंट करता हूं मैं यहां लिख देता हूं द मैन। क्या लिख देता हूं? द मैन। तो द लगने से अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना, इसका एक सेंस है। सेंस है, हिंदी में अगर बोले तो इन जनरल ये बन जाएगा कि वही वाला आदमी, मतलब एक ऐसा आदमी जिसके बारे में स्पीकर और लिसनर दोनों को पता हो, तब जनरली हम द का यूज करते हैं। आपने अगर लगा दिया अ मैन तो ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ये भी एक फ्रेज बना। अ मैन का मतलब कोई एक आदमी, वहां बस मैन बोला गया, उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब यहां से शुरू हो रहा है। तो हैविंग सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, थोड़ा सा तो मतलब निकल ही रहा है, भले पूरा मतलब ना निकले उसका। मान लीजिए मैंने लिख दिया एक एग्जाम्पल यहाँ पे कि माई टीचर, माई टीचर। अब देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, हैविंग सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, अ गुड बॉय। तो कहने का मतलब कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स आप सेंटेंस कहीं पे भी देखते हैं लिखा हुआ, उसका एक सेंस हो लेकिन कंप्लीट सेंस ना हो, तो उसको आप लोग बोलेंगे फ्रेज। मान लेते हैं कि आपने आप सोचा कि सर कुछ ऐसे लिख दें, टीचर मैन, टीचर मैन, तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसको फ्रेज नहीं बोलिए, थोड़ा भी अर्थ नहीं निकल रहा। लेकिन आपने अगर बोल दिया होता मैन टीचर, तो इसका मतलब निकल जाता, एक टीचर जो कि आदमी है, औरत नहीं है। तो कुल मिला के कहना यह चाहता हूं कि कभी भी दो या दो से ज्यादा वर्ड्स अगर किसी सेंटेंस में एक साथ आए या कहीं भी आए, तो दे विल बी कॉल्ड फ्रेजेस, जिनका सेंस होगा लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होगा। अब ध्यान ये देना है कि ये जो फ्रेजेस होते हैं सेंटेंस में, अगर ये नाउन का काम कर रहे हैं, नाउन, नाउन क्या होता है? अ नेमिंग वर्ड। इफ इट वर्क्स एज अ नाउन, तो इनको आप लोग बोलेंगे नाउन फ्रेज। क्या बोलेंगे इन्हें? नाउन फ्रेज। अगर ये फ्रेजेस आपके सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करते हैं तो एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब का काम करते हैं तो एडवर्ब फ्रेज। खैर इनके बारे में डिटेल बाद में सीखेंगे, फिलहाल बस मैं इतना बताना चाहता हूं, थोड़ा सा बताना चाहता हूं। जैसे कि मैन किसी भी सेंटेंस में नाउन का काम करता है, तो वो तो एक वर्ड है नाउन का, और इसके बारे में अगर आप बात करेंगे तो ये अगर नाउन का काम कर जाए तो ये नाउन फ्रेज कहा जाएगा। मतलब नाउन फ्रेज कुछ और नहीं होते हैं, नाउन फ्रेज वही होते हैं सेंटेंसेस में जो नाउन का काम करते हैं। और डिटेल में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं इस फ्रेज को और आगे बता देता हूं, फिर साथ में सबको जोड़ दूंगा।
यहां से एक टर्म आता है, वही फ्रेज का ही पार्ट है ये, थोड़ा और मैं इसे स्पेसिफाई इलेबोरेट करना चाहता हूं। प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो भाई प्रेपोजिशनल फ्रेज कुछ और नहीं होता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज भी फ्रेज ही होता है, बस इसमें अंतर इतना होता है ना, यहां अब आपने प्रेपोजिशन यूज कर लिया, देयर विल बी अ प्रेपोजिशन फॉलोड बाय अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो ये जो प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आते हैं ना, इन्हें हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और ये पूरा का पूरा मिल के बन जाता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। है फ्रेज ही, लेकिन प्रेपोजिशन लगने की वजह से प्रेपोजिशनल फ्रेज बोल दिया। अब ये सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव का काम करेंगे तो एडजेक्टिव फ्रेज, अगर ये सेंटेंस में एडवर्ब का काम करते हैं तो इट विल बी कंसीडर्ड एन एडवर्ब फ्रेज। अब आपको इतना तो पता ही होगा ना कि एडजेक्टिव के जो जिससे हम एडजेक्टिव पता करते हैं वो होता है या तो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन का आंसर, व्हाट काइंड ऑफ कोई चीज कैसी है या फिर कौन सी है, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स अगर मिलते हैं तो वो एडजेक्टिव्स होते हैं। हमें पता है कि एडजेक्टिव्स किसी सेंटेंस में या तो नाउन को क्वालिफाई करते हैं या तो प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। तो अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ जाए जैसे कि ये भी किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करने लगे तो ये फिर ये भी एडजेक्टिव बनेगा, लेकिन ये कई सारे वर्ड्स का एक कलेक्शन है, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स का एक ग्रुप है, तो इसे हम एडजेक्टिव ना बोल के एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे। एडवर्ब फ्रेज कैसे पता करते हैं? अगर किसी वर्ब से आपको व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, जनरली यही होता है, इन क्वेश्चंस के अगर आंसर्स मिलते हैं तो वो एडवर्ब्स होते हैं। अब एडवर्ब्स होते हैं और अगर वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो वो बन जाएगा आपका एडवर्ब फ्रेज। अभी मैं इनके एग्जांपल्स कराऊंगा आपको फ्रेजेस के। देखिए, जैसे वहां पे लिखा था मैन, या फिर दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं, इन द रेन। इन द रेन, इन इज द प्रेपोजिशन, ये नाउन फ्रेज है ना, क्योंकि द भी है, अब ये तो फ्रेज है ही, तो लेकिन नाउन फ्रेज है क्यों? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद अगर आप कोई भी फ्रेज लिखते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखते हैं, तो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन का काम करेगा। तो प्रोनाउन तो है नहीं, क्योंकि प्रोनाउंस लिमिटेड वर्ड्स हैं, तो ये नाउन का ही काम कर रहा है, क्योंकि नाउन से बना हुआ है तो नाउन फ्रेज हो गया। ये पूरा का पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। इसका एक सेंस तो है बट कंप्लीट सेंस नहीं है। मैंने यहाँ पे लिख दिया विद अ बैग, विद इज द प्रेपोजिशन, ये आपका नाउन फ्रेज हो गया, तो ये पूरा का पूरा एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ऐसे मैंने लिख दिया बाई कार, बाई कार, बाई प्रेपोजिशन, कार नाउन, ये पूरा का पूरा एक प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। अब ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस है ना, अगर ये सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करेंगे तो एडजेक्टिव फ्रेज, अगर ये सेंटेंस में एडवर्ब का काम करते हैं तो एडवर्ब फ्रेज कहे जाएंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि इतनी छोटी मोटी जो बातें हैं ये आपको पहले से पता भी होंगी, नहीं भी पता तो अभी जान लीजिए। अब मेरा टास्क ये है कि मैं इन पे बेस्ड कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कराऊंगा आप लोगों को। तो लेट अस अंडरस्टैंड। मान लीजिए कि मैंने एक एग्जांपल लिखा, पहला, द वुमन इन द कार इज ऑनेस्ट। ये एक हमारा एक एग्जांपल है, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल यहां लिख देता हूं मैं, द वुमन is sitting in the car। सबसे पहले देखिए कि क्या कहीं कोई फ्रेज आया है यहाँ पे, तो नाउ सी, फ्रेज अगर देखें तो एक तो फ्रेज यहाँ पे आया है और एक फ्रेज ये आया हुआ है, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड जो होते हैं फ्रेज होते हैं। ये तो खैर एडजेक्टिव है, एक ही वर्ड का है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये काम कर रहा है लिंकिंग वर्ब का। इज एम आर वॉज वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते। इज एम आर वॉज वर्ब को जब किसी सेंटेंस में आप नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव के साथ यूज करते हैं उस वक्त वो लिंकिंग वर्ब होते हैं। अगर किसी मेन वर्ब के साथ यूज करते हैं तो मेन वर्ब बन जाता है, तब वो हेल्पिंग वर्ब बनता है। आई एम सॉरी। यहां देखते हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रेपोजिशन भी आया हुआ है, तो प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन फ्रेज ही आएगा, तो ये बना पूरा का पूरा एक प्रेपोजिशनल फ्रेज। इन द सेम वे
ये भी एक फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, और ये भी एक नाउन फ्रेज है। क्यों? क्योंकि ये वर्ब के पहले आया है तो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है तो नाउन या प्रोनाउन ही होगा। दिस इज नॉट अ प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि वुमन तो आपका नाउन है ना। तो अगर वो नाउन है तो फिर दो वर्ड के साथ आया, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया तो नाउन फ्रेज हो गया। अब ध्यान देने वाली बात ये है भाई यहाँ पे कि ये भी प्रेपोजिशन आया हुआ है। तो अगर ये प्रेपोजिशन है तो फिर से पूरा का पूरा ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बन गया। अब पता ये करना है कि ये प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जो सेंटेंस में यूज किए गए हैं, या तो ये एडजेक्टिव का काम करेंगे या तो ये एडवर्ब का काम करेंगे। अगर ये एडवर्ब का काम कर रहे हैं तो आप इन्हें एडवर्ब फ्रेज बोल देंगे क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। अगर ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं तो आप इन्हें एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। तो समझते हैं, तो मैंने क्या लिखाया था अभी कुछ देर पहले यहाँ पर। यहाँ मैंने बताया कि अगर किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स या किसी वर्ड में आपको व्हाट काइंड ऑफ या विच का आंसर मिल जाए तब वो एडजेक्टिव है या एडजेक्टिव फ्रेजेस हैं। अगर व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई का आंसर मिल जाए तो या तो वो एडवर्ब्स हैं या फिर एडवर्ब फ्रेजेस हैं। तो आइए चेक करते हैं। इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, द वुमन इन द कार इज ऑनेस्ट। अब आप में से ज्यादातर बच्चों को लग रहा होगा कि ये वेयर का आंसर है, ठीक है ना। तो लेकिन ये व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई का आंसर जो है ना वर्ब में पूछा जाता है। वर्ब में, अगर वर्ब में आंसर मिल रहा है कहाँ है तब तो वो एडवर्ब है। लेकिन वर्ब से नहीं मिल रहा है, नाउन प्रोनाउन से मिल रहा है, तब वो एडवर्ब नहीं है, वो एडजेक्टिव है। जैसे कि ये जो है इन द कार किसके लिए आया, ये वुमन है, वर्ब तो बाद में आया तो उससे तो कोई रिलेशन ही नहीं है इसका। यानी इसका ये मतलब है कि द वुमन, तो व्हाट काइंड ऑफ वुमन, या फिर विच वुमन, कौन वाली औरत, तो वो वुमन जो कार में है। तो यानी कि ये इसे क्वालिफाई कर रहा है नाउन को, तो ये बनेगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो इसे हम एडजेक्टिव ना बोल करके इसे हम बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, द वुमन इज सिटिंग इन द कार। अब देखिए ये भी इन द कार है लेकिन ये वर्ब के साथ आया है। अब बन रहा है द वुमन बैठी हुई है, कहाँ बैठी है, यह आंसर मिल रहा है वेयर का, तो वेयर सिटिंग। कुछ बच्चों को ये दोनों सेम ही लग रहा होगा, लेकिन इसका पहचानने का एक आसान तरीका, एक ट्रिक ये हो सकता है कि अगर ये वर्ब के साथ, वर्ब में आंसर कर रहा है तब एडवर्ब मान लीजिएगा। अगर ये वर्ब में नहीं है, नाउन प्रोनाउन के लिए यूज हुआ है, तो इसे एडजेक्टिव मान लीजिएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका, द वुमन इज सिटिंग इन द कार। द वुमन इज सिटिंग इन द कार के बारे में अगर बात करें तो वेयर द वुमन इज सिटिंग, तो आंसर मिलेगा इन द कार। तो वेयर का आंसर क्या होता है, एडवर्ब होता है, ठीक है। और चूंकि ये एक फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे, ठीक। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये फ्रेज वाली बातें समझ में आई होंगी। अब आते हैं हम लोग क्लॉज के एक्सप्लेनेशन पे। क्लॉज, ठीक है। क्लॉज के बारे में अगर बात किया जाए तो ये क्या होता है, क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस having its own subject and predicate, having its own subject and predicate। अब सबसे पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये सेंटेंस क्या होते हैं, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस बोला गया, फिर सब्जेक्ट क्या होता है, फिर प्रेडिकेट क्या होता है, तब यहाँ पहुंचेंगे। तो आइए भाई जल्दी समझ लेते हैं इसको भी, लगे हाथों ये क्या है। देखिए सबसे पहले मैंने एक सेंटेंस लिखा यहाँ पे, राम इज अ टीचर। If I talk about the example here, we can see something, Ram as a subject, और जो पूरा का पूरा बच गया इसे हम लोग क्या बोलेंगे, predicate। So what is the meaning of these two terms? सब्जेक्ट का मतलब ज्यादातर बच्चे कर्ता समझते हैं, तो सब्जेक्ट कर्ता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि सब्जेक्ट का मतलब कर्ता नहीं होता, कर्ता उसका एक पार्ट है। तो सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट वो होता है व्हाट वी टॉक अबाउट। व्हाट अबाउट प्रेडिकेट, सो व्हाट इज टॉक्ड अबाउट द सब्जेक्ट। यानी कि किसी भी स्टेटमेंट में जो मेन पार्ट होता है, जिसके बारे में बात किया जा रहा है, वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बारे में जो बातें की जाती हैं वो प्रेडिकेट होते हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर प्रेडिकेट है तो कम से कम एक वर्ड तो होगा ही वर्ब, वर्ब के अलावा जितना बच गया वो सबका सब प्रेडिकेट है, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई। अब बात ये आ गई कि यहाँ लिखा है कि अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज कॉल्ड अ क्लॉज। तो क्या हम इसे क्लॉज कहेंगे क्योंकि इसका एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है। कई जगहों पे यूट्यूब पे मैंने देखा है कि लोग बता देते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आएगा तो क्लॉज होगा, नहीं, गलत है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ अगर फुल स्टॉप लगा है, अकेला है, तो दैट इज नॉट अ क्लॉज, दैट इज अ सेंटेंस। व्हाई इट इज कॉल्ड सेंटेंस,
रीजन है, क्लॉज की डिफिनेशन होती है कि अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो सेंटेंस तो ये पूरा यहां से भाई एक फुल स्टॉप आया तो एक ही सेंटेंस हुआ इसमें। तो ये पार्ट कहां बना, पार्ट मतलब एक हिस्सा, तब क्लॉज बनेगा। क्लॉज को हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। तो इट इज नॉट उपवाक्य, इट इज अ वाक्य। सेंटेंस क्या होता है? अ मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का एक ऐसा अरेंजमेंट, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अर्थ निकले, उसी को सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस है, ये क्लॉज नहीं है। तो अभी तक मुझे लगता है कि क्लियर हो गया कि सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, नहीं, अ मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। तो इसमें एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है, ठीक है, ये सेंटेंस है, दिस इज नॉट अ क्लॉज। अब मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं यहां पे, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड you will pass the test. Now see, मैं ऑफलाइन क्लासेस में जब बच्चों से पूछता हूं कि भाई इसमें कितने सेंटेंस हैं, तो बच्चे बताते हैं 2। वो पता है कैसे बताते हैं? वो ऐसे बताते हैं कि सर ये एक सब्जेक्ट है और एक ये प्रेडिकेट है, तो एक सेंटेंस ये हो गया प्रेडिकेट। सर यहाँ पे एक सब्जेक्ट आया है, फिर ये प्रेडिकेट आया है, तो फिर ये 2 सेंटेंस हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि ये 2 सेंटेंसेस नहीं है, ये सेंटेंस एक ही है। क्यों? क्योंकि एक ही फुल स्टॉप आया है। कॉमा इज अ पॉज फॉर अ व्हाइल, फुल स्टॉप इज अ सेंटेंस टर्मिनेटर, मतलब कि फुल स्टॉप लगा है तभी सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो कुल मिला के अगर किसी सेंटेंस में एक ही फुल स्टॉप है, एक, तो पूरा चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, सेंटेंस एक ही है। अब आगे बात की, पूरा का पूरा तो बन गया सेंटेंस, तो फिर ये बीच में क्या है? तो बीच में यही एक कहा गया है कि सेंटेंस इज अ सॉरी क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यानी अगर आपने पार्ट ऑफ अ सेंटेंस की बात की, तो पार्ट ऑफ अ सेंटेंस का मतलब ये निकल रहा है आपका कि उसमें कम से कम पार्ट अगर बना है, जोड़ा गया है, तो कम से कम एक कंजंक्शन तो जरूर होगा। और जब कंजंक्शन होगा तो उसके दो दो पार्ट होंगे, तो एक क्लॉज ये वाला बन जाएगा और एक क्लॉज ये वाला बन जाएगा। ठीक, अब इस क्लॉज इन क्लॉजेस के बेसिस पे एक बात तो चल समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि इस वाले क्लॉज को हम लोग कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज, इस वाले क्लॉज को हम लोग कहेंगे मेन क्लॉज। ठीक है ना, मेन क्लॉज। ठीक, और ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस का नाम बनेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब आपके मन में कुछ डाउट्स आए होंगे, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, मेन क्लॉज कैसे पहचानेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे पहचानेंगे, एक कौन सा क्लॉज और बनता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज कैसे पहचानेंगे, कंपाउंड सेंटेंस कैसे पहचानेंगे। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये बन गई। तो आइए इसको थोड़े समय के लिए रोकते हैं, क्लॉजेस का आइडेंटिफिकेशन पहले सीखते हैं, फिर उसके बाद हम घूम के यहाँ पे आएंगे क्लॉज किसे कहते हैं। फिलहाल आपको इतना समझ में आएगा क्लॉज, सेंटेंस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट में क्या डिफरेंस है। थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। देखिए, सेंटेंस अगर मैं बच्चों से ऑफलाइन क्लासेस में पूछता हूं कि भाई सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं, तो वो सब कुछ बता ले जाते हैं, लेकिन जो बताना होता है वही नहीं बताते। तो मैं आपको बताता हूं, सेंटेंस को 2 तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है, बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, फंक्शन के बेसिस पर अगर आप बात करते हैं, तो जो भी सेंटेंस होता है वो सेंटेंस आपका होता है 5 तरीके का। एक आपका होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा आपका होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा बन जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, एक और लिख लेते हैं पांचवा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे इनकी बात नहीं कर रहे हैं। एक और वैरायटी होती है सेंटेंस को कैटेगराइज करने का, वो होता है आपका कि सेंटेंस को उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी हम डिसाइड करते हैं। उस वक्त वो 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है सिंपल सेंटेंस, पहला टाइप। तो सिंपल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक ही सब्जेक्ट हो और जिसमें एक ही वर्ब हो। ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, एक ही वर्ब हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा राम इज अ टीचर, इस सेंटेंस की अगर आप बात करेंगे तो इसमें एक ही सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है, एक ही वर्ब है यानी कि एक ही प्रेडिकेट है। तो जब किसी सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट हो, एक ही प्रेडिकेट हो या एक ही वर्ब हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल सेंटेंस।
इसको आप लोग क्लॉज नहीं बोलेंगे, क्लॉज गलत हो जाता है, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, now let's talk about this example, this type means what? The second type का sentence structure के basis हो सकता है complex, और थर्ड टाइप आपका हो सकता है कंपाउंड। यानी स्ट्रक्चर के बेसिस पे सेंटेंसेस हमारे पास तीन तरीके के होते हैं। तीन तरीके में कौन कौन से हो गए? सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। हमको यही डिस्कस करना है अभी, क्योंकि क्लॉज यही मिलेंगे, उधर नहीं मिलेंगे। ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि अगर किसी सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा, टू और मोर क्या सब्जेक्ट्स हो जाएं और दो से ज्यादा वर्ब्स हो जाएं, तो उन्हीं को हम कॉम्प्लेक्स भी बोलेंगे, उन्हीं को हम कंपाउंड भी बोलेंगे। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोथ द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इज सेम। अब पता कैसे करेंगे कब इसको सिंपल बोलेंगे, कब इनको कॉम्प्लेक्स बोलेंगे? तो ये पता करेंगे इनके कंजंक्शंस के बेसिस पे। कंजंक्शन पे बेसिस का मतलब कि अगर किसी सेंटेंस में आपने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज किया है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज किया है, तो उसे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर किसी सेंटेंस में आपने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज किया है, तो उसे आप लोग बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस। नाउ देयर इज अनदर प्रॉब्लम। अब इस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं और कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होते हैं? दैट्स वेरी इजी। तो इसके लिए कंजंक्शन को दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला आपका होता है, लिख देता हूं मैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये जान लीजिए, काम खत्म। ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होते हैं माय डियर फ्रेंड्स? वो होते हैं फैन बॉयज। बस काम खत्म, इतना ही, इतना याद कर लीजिए, काम हो गया आपका। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं फैन बॉयज। फैन बॉयज का मतलब क्या है? फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो। अगर किसी सेंटेंस में इनमें से कोई भी कंजंक्शन दिखा तो उस कंजंक्शन का नाम है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन दिख गया तो सेंटेंस का नाम होगा कंपाउंड। अब हम इधर आते हैं, दूसरे में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लिख लेते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं? तो कहने का मतलब कि इनके अलावा जो भी बच गया, बस आप वही याद कर लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। उनके अलावा जो भी बच गया वो सारे के सारे आपके सबऑर्डिनेट होंगे। तो कुछ लिख देता हूं, जैसे इफ, दैट, व्हेन, वेयर, हाउ, वेदर, बिकॉज। उनके अलावा जो भी बच गया ना वो सबके सब इसी में आ जाएंगे। सिंस, एज, एज soon as, provided, in case, वेदर लिखा है यहाँ पे? हाँ, लिख तो दिया है भाई यहाँ पे, as long as, etc। तो आपको बस ये फैन बॉयज ही याद रखना है। अगर ये याद है, इसके अलावा कोई भी कंजंक्शन आपको दिख जाता है तो वो हो जाएगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दिख जाएगा, सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन दिख जाएगा, सेंटेंस को कंपाउंड बोलेंगे। ठीक, अब हम आते हैं पीछे इस एग्जांपल पे। ये जो इफ है ये फैन बॉयज का पार्ट नहीं है, ये एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का पार्ट है। तो जिस कंजंक्शन के साथ जो क्लॉज आएगा उस क्लॉज का नाम भी उसी कंजंक्शन के नाम पे हो जाएगा। सो इफ इज अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सो द क्लॉज फॉलोड बाय इफ क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज। जो बच जाता है, जिसमें कंजंक्शन नहीं लगा होता है, उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, सॉरी, मेन क्लॉज। और जब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन सेंटेंस में यूज कर लिया है तो पूरे सेंटेंस का नाम हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब एक काम करते हैं, मैं दो एग्जांपल लिखता हूं ताकि ये पता किया जा सके कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस को पहचानते कैसे हैं, ताकि कोई डाउट ना रहे। मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिख दिया, ही इज working hard to get success. He is working hard to get success। एक स्टेटमेंट ये है, आप कमेंट करके बताइए तो ये कौन सा नाम का सेंटेंस है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सब देखते देखते, इन्हें के देख के छोड़ दें सिर्फ। मैंने यहाँ पे लिख दिया आई, या दूसरा एग्जांपल लिख देता हूँ,
पे, पीपल गेट देयर हाउसेज इंश्योर्ड in case their houses catch fire। एक और एग्जांपल लिख देता हूं, they will go there but I shall stay here। Now we have got 3 examples। हमें ये पहचानना है कि कौन सा सिंपल है, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस कौन से। तो एज आई सेड, इफ देयर इज वन फुल स्टॉप वी हैव गॉट वन सेंटेंस। तो इसमें सब में एक ही फुल स्टॉप है, तो इसका ये मतलब है कि ये सबका सब एक ही सेंटेंस है, मतलब अपने आप में एक सेंटेंस है, यानी कि तीनों मिला के एक सेंटेंस, तीनों मिला के एक नहीं है। दिस इज अ सब्जेक्ट एंड दिस इज द प्रेडिकेट। ये प्रेडिकेट बन गया। So if there is only one subject and only one predicate, that is called simple sentence। सिंपल सेंटेंस, ठीक है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। यहां देखिए, इन केस इज अ कंजंक्शन एंड दिस इज अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आने की वजह से जो आगे वाला क्लॉज है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। जिसमें कंजंक्शन नहीं लगा है दैट विल बी द मेन क्लॉज, ठीक। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या दिया यहां पे, पीपल गेट देयर हाउसेज इंश्योर्ड। लोग अपने घरों का इंश्योरेंस कराते हैं ये सोच करके कहीं आग वाग न लग जाए, मतलब आग लग जाएगा, बेकार हो जाएगा, तो पहले इंश्योरेंस करा लेते हैं, इन केस देयर हाउसेज कैच फायर, प्रिकॉशन ले लेते हैं। इस सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस सेंटेंस में अगर बात किया जाए तो हमने यूज किया है फैन बॉयज वाला कंजंक्शन, यानी कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के आगे वाला जो क्लॉज बनेगा वो बन जाएगा कोऑर्डिनेट क्लॉज। जिसमें कंजंक्शन नहीं लगा है वो बन जाएगा मेन क्लॉज। सेंटेंस का नाम हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस, ठीक। उम्मीद करता हूं कि आपके सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। तो जैसे फ्रेजेस को आप सेंटेंस में नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेजेस की तरह यूज कर सकते हैं, वैसे ही क्लॉजेस को भी आप नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉजेस की तरह यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए कोई दूसरी वीडियो बनाई जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड इफ यू हैवंट येट सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब टू इट, ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।